आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 कंप्लीट कर चुके थे और पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें से 24 और 25 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। 26 Sega Limited SL, a listed company, has two classes of ordinary share, class A and class B. क्या एक कंपनी के 2 क्लासेस ऑफ शेयर्स हो सकते हैं? ये कहां लिखे होंगे? क्लासेस क्या और उनकी राइट्स क्या? आर्टिकल्स में। शाबाश। In order to attract foreign investors, the directors intend to issue a new class of ordinary share, that is class C, with no voting rights. क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शेयर ऐसे इशू किए जाए जिनके राइट्स हो ही ना? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल भाई, राइट्स अगर इंक्रीज किए जा सकते हैं तो राइट डिक्रीज भी किए जा सकते हैं। 1 से डबल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो 1 से 0 भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये पहले हम शेयर इशू करने से पहले मेंशन कर देंगे उनको कि भाई आपको जो शेयर इशू किए जा रहे हैं उनके ये राइट्स है। यहां तक क्वेश्चन रुक के सोचे, किस चीज की अल्टरेशन लाजमी हो गई? यहां तक आर्टिकल्स की, क्योंकि क्लासेस ऑफ शेयर हो जो उनके राइट्स होते हैं ये आर्टिकल्स में लिखे होते हैं। तो यहां तक क्वेश्चन पढ़ के हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि अल्टरेशन इन आर्टिकल्स तो कंफर्म होगी। अब अगला क्वेश्चन है, अल्टरेशन इन मेमोरेंडम होगी कि नहीं? वो अभी क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करते हैं। करंटली एसएल्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डू नॉट कंटेन सच क्लासेस ऑफ शेयर। मेमोरेंडम को भी अंडरलाइन करें, आर्टिकल्स को भी अंडरलाइन करें। कह रहे करंटली एसएल के मेमोरेंडम आर्टिकल्स में ऐसी क्लासेस ऑफ शेयर्स का जिक्र नहीं है। डू नॉट कंटेन। Under the provisions of the Companies Act 2017 briefly describes steps which the director should take prior to issuance of Class C shares. बताइए डायरेक्टर्स ने क्या स्टेप लेने हैं प्रायर टू इश्यूएंस ऑफ क्लास सी शेयर? क्लास सी के शेयर इश्यू करने से पहले डायरेक्टर्स ने क्या स्टेप्स लेने हैं? प्रोसीजर फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर इज नॉट रिक्वायर्ड। वो कह रहे शेयर इश्यूएंस का जो प्रोसीजर है वो नहीं बताने, उससे पहले बताओ डायरेक्टर्स ने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। ठीक, बताइए क्या इसमें अल्टरेशन इन आर्टिकल्स होगी? एग्री करते हैं? अल्टरेशन इन मेमोरेंडम होगी क्या? अच्छा, अगर अल्टरेशन इन मेमोरेंडम नहीं होगी तो उसने इसमें ये क्यों लिखा? करंटली एसएल्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स डू नॉट कंटेन सच क्लास ऑफ शेयर्स। अच्छा, इसका एक तो सॉल्यूशन ये है कि क्लासेस ऑफ शेयर होते हैं आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स में उसका जिक्र नहीं है। आर्टिकल्स की अल्टरेशन होगी, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्रार को 30 डेज में अल्टर सबमिट करा देंगे। इसमें मेमोरेंडम की अल्टरेशन भी होगी। आर्गुमेंट क्या, ये सुन लीजिए। इसलिए कि उसका ये कहना कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स डू नॉट कंटेन सच क्लासेस ऑफ शेयर, भाई क्लासेस ऑफ शेयर मेमोरेंडम में तो होती नहीं, आर्टिकल्स में होती है। तो उसने मेमोरेंडम का जिक्र क्यों किया कि मेमोरेंडम में भी ऑप्शन मौजूद नहीं है ये क्लास सी इशू करने की? वो कौन सी सिचुएशन होगी जब कंपनी नई क्लास इशू करना चाहती है लेकिन मेमोरेंडम में इसकी इजाजत नहीं होगी? वो उस वक्त जब ऑलरेडी जितने भी शेयर्स हैं सारे इशू हो चुके हों, यानी ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल सेम हो। अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल भी उतना जितना इशूड शेयर कैपिटल है, तो हालांकि न्यू क्लास ऐड करने के लिए आर्टिकल्स में अल्टरेशन चाहिए, लेकिन चूंकि ऑलरेडी इशूड और पेड अप, इशूड और ऑथोराइज सेम है, तो इसका मतलब है अगर आप न्यू क्लास को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो मेमोरेंडम को भी आपको कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल क्लास को इंक्रीज करना पड़ेगा। इससे एग्री करते हैं? वरना कोई तुक नहीं बनती कि वो ये कहता कि मेमोरेंडम डू नॉट कंटेन। मेमोरेंडम में तो होता ही नहीं है, तो उसका इशारा किस तरफ है कि ऑथोराइज्ड ऑलरेडी सारे का सारा इशूड हो चुका है। ये एग्री करते हैं? अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए आर्टिकल्स में अल्टरेशन कैसे होगी? ये तो हमने सीख लिया। शेयर कैपिटल क्लास में अल्टरेशन कैसे होगी? ये तो भी हमने नहीं सीखा ना। क्या अभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप बताइए कि जो नॉर्मल, एक हमारा होता है रूटीन का प्रोसीजर मेमोरेंडम की अल्टरेशन का, एक होता है थोड़ा रूटीन से हटकर जिसमें एससीसीपी के थ्रू हम आते हैं। 2 तरह के प्रोसीजर है ना। यहां पे आप और कुछ ना सही,
नॉर्मल प्रोसीजर तो बता सकते हैं, क्या नॉर्मल प्रोसीजर होगा? अगर लॉ को समझा ना, सिर्फ रटा नहीं लगाया, समझा, तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ना है, लेकिन अगर लॉ समझा हुआ आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर क्या करना है? अल्टर्ड मेमोरेंडम सबमिट करना है रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज। रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर दी सेम, उसको रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा, जो कि कंक्लूसिव एविडेंस है इस बात का कि सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी है, तो कर सकते। और असल में भी यही प्रोसीजर है। शेयर कैपिटल क्लास को इंक्रीज कराने के लिए कमिश्नर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो इसमें ये समझ आ गया कि आर्टिकल्स में तो अल्टरेशन होगी क्योंकि न्यू क्लास आ रहा है। मेमोरेंडम क्यों अल्टरेशन हो रही है, ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं केस स्टडीज की तरफ। देखिए, इसमें वो कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं सर यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली तो नहीं लिखा हुआ कि जितना ऑथोराइज था उतना ही इशूड था, तो आपने कैसे ये अज्यूम किया? इसलिए अज्यूम किया, वाकई नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके अलावा और कोई सिचुएशन बनती ही नहीं जब मेमोरेंडम में अल्टरेशन की जरूरत हो। और जो क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट दिया ना, करंटली मेमोरेंडम आर्टिकल डू नॉट कंटेन सच क्लास ऑफ शेयर, ये इससे हमें इंडिकेशन मिल रही है कि वो चाह रहा है हम मेमोरेंडम की अल्टरेशन भी डिस्कस करें, आर्टिकल्स की भी करें। इस स्टेटमेंट से, इस लाइन से हमें इंडिकेशन मिल रही है। और चूंकि मेमोरेंडम में और कोई सिचुएशन बनती नहीं है, तो यही होगा कि ऑथोराइज्ड और इशूड इक्वल होंगे, तभी वो कह रहा है मजीद क्लास सी मेमोरेंडम में नहीं इशू हो सकती। 27. A shareholder of Ravi Mills Limited requested the company for a copy of memorandum and articles of association. Shareholder require कर सकता है memorandum और articles की कॉपी? हाँ जी। और अदर देन शेयर होल्डर नहीं कर सकते। शाबाश जी। हाँ, मेमोरेंडम, सॉरी, मेंबर ले सकते हैं, बिल्कुल, नॉन मेंबर नहीं ले सकते। द कंपनी सेक्रेटरी रिफ्यूज टू प्रोवाइड द सेम। कंपनी सेक्रेटरी ने शेयर होल्डर से कहा भाग जाओ, कोई मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी नहीं है। इस जी, बाहर का बंदा मेमोरेंडम नहीं ले सकता। नहीं जी, नहीं, इन्वेस्टर के लिए नहीं है, मेंबर्स के लिए है। एक मिनट हर एक करके एक मिनट। ये इन्वेस्टर के लिए नहीं, मेंबर के लिए। इन्वेस्टर के लिए भला क्या होता है? प्रॉस्पेक्टस। शाबाश। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स मेंबर के लिए, इन्वेस्टर के लिए। जी भाई, आपका क्या क्वेश्चन? जी। हाँ, जब लोन लेने के लिए जाते हैं बैंक के पास, बैंक कहता है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी लेके आओ। ठीक है, मेमोरेंडम की कॉपी किस लिए? ताकि उसे पता चले कि जिस कंपनी के लिए ही लोन दिया जा रहा है, कंपनी का नाम यही है। ठीक है, इसलिए कि इलीगल बिजनेस के लिए तो लोन नहीं ले रहे। आर्टिकल्स की कॉपी बैंक क्यों मांगता है? ये देखने के लिए कि क्या देखने के लिए आर्टिकल्स की कॉपी मांगता है बैंक? पहले बताए तो सही। लायबिलिटी? नहीं, लायबिलिटी तो मेमोरेंडम से पता चल जाएगी। लायबिलिटी तो मेंबर से, लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी में हर मेंबर की जो लायबिलिटी होती है कहां लिखी होती है? मेमोरेंडम में, लायबिलिटी क्लास में। पावर्स ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स ने कितने, क्या कोई लिमिट लगाई हुई है कि डायरेक्टर मैक्सिमम इतना लोन ले सकते हैं? बैंक इसको चेक करता है और देखता है एग्जिस्टिंग लोन कितना लिया हुआ दूसरे बैंक से, क्या अभी कोई कुशन अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो फिर लोन देता है, वरना लोन नहीं देता बैंक। तो बैंक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बैंक मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी मांगेगा, लेकिन बैंक क्या करता है भला? बैंक डायरेक्टर से कहता है आप ला के दें हमें। बैंक अपनी लैदा से रिक्वेस्ट नहीं भेजता कंपनी को या कंपनी सेक्रेटरी को कि हमें, वो कहता है लोन चाहिए ना, चाहिए, लेके आओ। डायरेक्टर जाते हैं, भागे भागे लेके आते हैं मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी खुद। हाँ, लोन जो चाहिए होता है, बिल्कुल इसी तरह। तो अगर डायरेक्टर खुद किसी को देना चाहे कॉपी दे सकते हैं, लेकिन कोई भी उठ के अगर कंपनी से कहे मुझे आर्टिकल्स और मेमोरेंडम की कॉपी दो, नहीं प्रोवाइड करेंगे, लाजमी नहीं उन पे। लेकिन यहां पे तो मेंबर है, मेंबर अगर रिक्वेस्ट करे उसे रिफ्यूज किया जा सकता है। डिस्कशन पूरी करनी, अगर उसने शर्तें पूरी की है, कॉपी लेने की भी कंडीशंस है, क्या फीस पे की हो। एक क्वेश्चन में उसने ये भी कह दिया उसने फीस पे नहीं की, तो हमने कहा फिर तो जस्टिफाइड है कि उसे ना मिले। और एक क्वेश्चन में उसने कहा, मेंबर ने कहा भाई मुझे कॉपी अभी के अभी दो, नहीं भाई 14 डेज का टाइम है, विद इन 14 डेज मिलेगी और फी पे करेंगे फिर मिलेगी।
ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो फिर कॉपी लेना उसका मेंबर का राइट है, जस्टिफाइड है। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अगर फीस पे की गई है और विद इन 14 डेज मेंबर कह रहा है कि प्रोवाइड करें, फिर मेंबर का राइट है, उसे कॉपी मिलनी चाहिए मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की। 28, ये एक जरा ध्यान से सुनिए। अगर ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया तो समझ लीजिए अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो सफल हो गया, वो आपने भी सीख लिया जो ला पढ़ाया। अगर 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सनराइज प्राइवेट लिमिटेड आर प्लानिंग टू रेज फंड्स अमाउंटिंग टू ₹80 million फ्रॉम द जनरल पब्लिक टू मीट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। द करंट ऑथोराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹200 million. Advise the company about the changes that would be required to be incorporated in its memorandum and articles of association to allow the company to raise capital from public. अच्छा, रिक्वायरमेंट में देखें, कह रहा है बताओ क्या चेंजेस करोगे मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में। इसका मतलब है अब हमारी डिस्कशन ये नहीं होगी कि मेमोरेंडम चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमारी डिस्कशन ये नहीं होगी आर्टिकल चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारी डिस्कशन क्या होगी, मेमोरेंडम में क्या चीज चेंज करनी है, आर्टिकल्स में क्या चीज चेंज करनी है। क्लियर हुआ? तो बताइए जरा मेमोरेंडम में क्या चीज चेंज करेंगे जी? जी मेरे भाई आप बताइए। ऑथोराइज कैपिटल क्लास चेंज करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल वो 2, क्योंकि अभी ऑथोराइज और इशूड दोनों बराबर है, तो मजीद इशू करने के लिए ऑथोराइज को बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 280 पे लेके जाना पड़ेगा। एक चेंज ही होगी, क्या कोई और चेंज भी होगी? प्राइवेट कंपनी तो जनरल पब्लिक से पैसे ले ही नहीं सकती, इसे अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम में क्या चेंज आएगा? नेम क्लास में वर्ड प्राइवेट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये दो चेंजेस क्लियर होगी मेमोरेंडम में, ऑथोराइज कैपिटल की भी और नेम की भी। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, और लायबिलिटी क्लास नहीं। अब आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल्स में क्या अल्टरेशन जरूरी है? शेयर्स के वोटिंग राइट्स नहीं, वो उसने कहा कि नई क्लास इशू हो रही है, उसने में ये तो नहीं कहा कि नहीं, वो तो अगर न्यू क्लास ऑफ, अगर एग्जिस्टिंग क्लास है ना, एग्जिस्टिंग क्लास उसके शेयर के राइट सेम होते हैं। मैंने आपको बताया था क्लास ए में जितने मर्जी शेयर इशू करते जाए उनके आपस के राइट सेम होंगे, क्लास ए और क्लास बी का फर्क होगा। तो इसमें न्यू क्लास तो कह नहीं रहा कि न्यू, वो कह रहा है फर्दर शेयर इशू करने हैं, न्यू क्लास नहीं कह रहा, उसी क्लास के अंदर मजीद शेयर इशू होते जाएंगे जी। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ ये एक चेंज बिल्कुल ठीक है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट के कुछ और है, पब्लिक के कुछ। प्राइवेट के कितने हैं? मिनिमम हाँ 2। हाँ ये एसएमसी तो नहीं है ना, नहीं तो वैसे ना, मतलब केस स्टडी के हवाले से जो गिवन फैक्ट है उसके मुताबिक बताएं। मिनिमम इसका कितने होंगे मेंबर डायरेक्टर्स? 2। अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है 1 नहीं होगा, और पब्लिक नहीं प्राइवेट है 2 होंगे। तो डायरेक्टर्स मिनिमम 2, ये भी चेंज करेंगे, 2 से कितने बढ़ा के कर देंगे? 3। और बताइए क्या चेंज? अल्टरेशन कैपिटल, कैपिटल तो उधर मेमोरेंडम में नहीं आता, उसमें तो शेयर के राइट्स वगैरह आते हैं ना, राइट्स तो चेंज थोड़ी होंगे, क्लासेस आती है। आर्टिकल्स में क्लासेस ऑफ शेयर्स आती हैं, उनके राइट्स आते हैं। अल्टरेशन इन कैपिटल तो मेमोरेंडम में हो चुकी, उसका आर्टिकल से ताल्लुक नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है भला? एक बंदे से दूसरे बंदे को जा रहे हैं, एक होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर, एक होता है इशू ऑफ शेयर्स, दोनों में फर्क है। इशू ऑफ शेयर का क्या मतलब है? कंपनी मेंबर को इशू कर रही है। ट्रांसफर ऑफ शेयर का क्या मतलब है? एक मेंबर दूसरे को कर रहा है। ये इशू का शेयर है, ट्रांसफर का नहीं है। सोचे पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो तो पहले जिस तरह पेमेंट होती थी इनको भी पेमेंट वैसे ही होगी। सील में नेम चेंज हो, अब जब मैंने बताना ना आपने कहा वो सर ये बस, लेकिन मैं चाह रहा हूं खुद आप अपना जरा दिमाग खपाएं।
जितना ला में आपका दिमाग खपेगा उतना ही ला अंदर घुसेगा हमारे। बाहर गए, बताओ जी। लिमिटेड बाय शेयर है तो उसे की जरूरत ही नहीं। नहीं, लेकिन आर्टिकल्स होंगे तो सही। ये लिमिटेड बाय शेयर, लेकिन आर्टिकल्स तो होंगे इसके। अगर अपने रजिस्टर नहीं करवाए तो टेबल ए वाले तो होंगे, टेबल ए वाले तो अप्लाई हो रहे होंगे। सुन ले, भूल गया। नहीं, आप बहुत दूर जा रहे हैं, सामने की बात थी। भाई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की डेफिनेशन याद है आपको? उसमें लफ्ज मेमोरेंडम आता था कि नहीं? अब सुनिए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की डेफिनेशन याद है? उसमें आर्टिकल क्या लिखा था? कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स limits the number of members to 50, restrict the right to transfer its share, prohibits invitation to general public to subscribe for share and divide। अब आर्टिकल्स में इसका मतलब है प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में ये तीनों कंडीशंस होंगी। ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में था, सॉरी, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में तीनों थी, तो इसका मतलब है आर्टिकल से ये तीनों चीजें हमें रिमूव करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आर्टिकल में ये मेन चेंज होगा और ये हमने लिखना था। क्लियर? कोई मसला नहीं। देखिए, मैंने पहले बताया, गलती करके अगर हम सीख जाए ना तो हम कामयाब है, लेकिन गलती करके भी ना सीखे तो फिर नहीं। और इसके लिए जरूरी है कि हम क्लास में ज्यादा से ज्यादा गलतियां करें, ताकि जितनी ज्यादा क्लास में गलतियां होंगी उतनी ही कम आई कैप में गलतियां होंगी। चलिए 28 क्लियर। इसमें कोई क्वेश्चन और पूछना चाहते हो जी? सर आपने कहा तो जो पब्लिक और प्राइवेट है, ये वर्ड्स की इंसर्शन डिलीशन, इसके लिए नेम क्लॉज को चेंज नहीं करना। ना, देखिए गलत कंसेप्ट सुनिए जरा, भाई का कंसेप्ट सुनिए। मैंने कहा सर, आपने कहा था अगर पब्लिक प्राइवेट का वर्ड ऐड या डिलीट हो रहा हो तो इसके लिए नेम क्लास चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये नहीं सिखाया। मैंने सिखाया था अगर नाम में चेंज प्राइवेट या पब्लिक की वजह से, इसके लिए रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये सिखाया था। नेम क्लास तो चेंज होगी, वो तो चेंज होगी। रजिस्ट्रार कहा था कि रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स भी, बिल्कुल, नंबर ऑफ डायरेक्टर के साथ नंबर ऑफ मेंबर भी आर्टिकल में चेंज हो गए, बिल्कुल ठीक है। ये प्रोविजन और बाकी भी जरूरी जो चीजें हैं वो भी चेंज होंगी आर्टिकल्स में। इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, लेकिन मेन पॉइंट ये तीन कंडीशन थे। जी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? सिंगल मेंबर कंपनी है तो 1, अगर अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है तो 2। पब्लिक बनेगी तो उसे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 की बजाय 3 करना पड़ेंगे, तो मिनिमम लिस्टेड के केस में 7 करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए आज के हम चैप्टर 12 के आखिरी कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। प्रॉक्सी के बारे में अभी ना पूछ, जितना मैंने बता दिया उतना काफी, समझे, आगे चल के आएगा, तसल्ली से पढ़ेंगे। अब पूछ ले भाई। अगर कोई बंदा ऐसा जो कि नॉन मेंबर है, वो अगर आके कहे मुझे प्रॉक्सी पॉइंट किया गया है, तो प्रॉक्सी का एक फॉर्म होता है, वो देखा जाएगा कि वो फॉर्म उसके पास है कि नहीं, यानी कि जो मेंबर है उसने, अथॉरिटी लेटर होता है एक तरह से प्रॉक्सी फॉर्म। अगर उसके पास वो फॉर्म है तो बिल्कुल वोट कास्ट कर सकता है, लेकिन वो अब मेंबर के बिहाफ पे वोट कास्ट कर रहा होगा, वो उसका अपना वोट नहीं होगा, क्योंकि वो खुद तो नॉन मेंबर है। बिल्कुल कर सकता है। वो सील भी चेंज हो सकती है, चेंजेस और भी बड़ी है, क्योंकि जाहिर है नाम अगर चेंज हुआ, प्राइवेट या पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट ऐड हुआ, प्राइवेट का वर्ड ऐड हुआ या डिलीट हुआ, सील भी चेंज होगी, जाहिर है वो भी। लेकिन मेजर चेंजेस जो थी वो हमारी वो 3 वाले थे। अब जनरल प्रोविजन हम स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 का हमारा लास्ट कंसेप्ट है ये जनरल प्रोविजन। इसका नाम ही जनरल प्रोविजन इसलिए रखा गया, कुछ मिसलिनियस किस्म के हैं, यानी हमारे जो मेन चैप्टर है उसके थीम से रिलेटेड तो है, लेकिन थोड़ा सा हटके, इसलिए हमने इस तरह के छोटे मोटे कंसेप्ट्स को एंड में ऐड कर देते हैं। जनरल प्रोविजन में हम 4 चीजें पढ़ेंगे। एक, स्टेटस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दूसरा, इफेक्ट्स ऑफ अल्टरेशन, अल्टरेशन हर कॉपी में, और फॉर्म या फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पहली चीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन का स्टेटस क्या है? ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है एक तरह से, किसके दरमियान में?
कंपनी के दरमियान में, और यानी कंपनी और मेंबर्स दोनों ने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो कुछ लिखा हुआ है इसकी पाबंदी करनी है, इसको ओबे करना है। ये दोनों सेपरेट लीगल स्टेटस है ना, तो दोनों के दरमियान में एक तरह से एग्रीमेंट है, ठीक है, मेमोरेंडम भी और आर्टिकल। अच्छा, मेंबर के साथ लिखा हुआ है कि वेदर सब्सक्राइब्ड बाय देम और नॉट। भाई मेंबर को सब्सक्राइब करने, मेमोरेंडम और आर्टिकल को सब्सक्राइब करने वाला तो मेंबर बन जाता है जब रजिस्ट्रेशन होती है। क्या कोई ऐसी भी सिचुएशन है जब वो सब्सक्राइब नहीं करेगा कोई फिर भी मेंबर बन जाएगा? बिल्कुल, सबसे इनकॉर्पोरेशन के बाद कोई शेयर एक्वायर कर ले, वो मेंबर तो है, सब्सक्राइबर, उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को सब्सक्राइब, क्या उसके ऊपर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की पाबंदी लाजमी है? बिल्कुल है। ये कंसर्न समझ आ गया? अब केस स्टडी आ गई एक। उसने कहा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर जब अपने मामला चलाएंगे तो ये काम करेंगे। एक क्रेडिटर है, उसने कहा डायरेक्टर्स ने तो ये काम नहीं किया था, उसने केस फाइल कर दिया। क्या क्रेडिटर केस जीतेगा इस बात का कि डायरेक्टर ने आर्टिकल्स की खिलाफवर्जी की है? क्रेडिटर केस नहीं जीतेगा, इसलिए कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बाइंडिंग है कंपनी और मेंबर्स पे। नॉन मेंबर इसमें इररेलेवेंट पार्टी है। नॉन मेंबर ने क्रेडिटर की बात, डायरेक्टर के ऊपर बाइंडिंग है तो मेंबर केस कर सकता है, मेंबर केस कर सकता है, लेकिन कोई नॉन मेंबर केस नहीं कर सकता इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, मेंबर कहेगा कि हाँ भाई आपने आर्टिकल्स की खिलाफवर्जी क्यों की, क्योंकि आर्टिकल्स मेंबर और कंपनी में। इसी तरह अगर फर्ज कीजिए किसी के पार्टली पेड शेयर है, डायरेक्टर उस मेंबर को कह सकते हैं भाई बकाया पैसे लेके आओ, और चूंकि मेमोरेंडम और आर्टिकल मेंबर पे बाइंडिंग है तो वो पाबंद है इस चीज का कि पैसे अदा करे। लेकिन डायरेक्टर किसी और बंदे को थोड़ी कह सकते हैं क्या आर्टिकल में ये लिखा तुम उसकी पाबंदी करो, ओके भाई मेरा आर्टिकल इस कंपनी का कोई लेना देना ही नहीं। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स किस पे बाइंडिंग है? कंपनी पे और मेंबर पे। इसकी जो भी प्रोविजंस हैं, सेक्शन है, क्लासेस हैं, ये एक दूसरे को कह सकते हैं इन्फोर्स करवाने के लिए, कोई थर्ड पार्टी नहीं कह सकती। लॉ की लैंग्वेज में जो थर्ड पार्टी होती है ना, थर्ड पार्टी यानी ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मिस्टर सी, इसको लॉ कहता है स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसका कॉन्ट्रैक्ट में कोई लेना देना नहीं है। ये जो पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी नहीं है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कंपनी मींस डायरेक्टर भी शामिल है और मेंबर्स के दरमियान एग्रीमेंट है। स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट जितने भी लोग हैं वो इन्फोर्स नहीं करवा सकते मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की प्रोविजंस को। आगे चलते हैं। मेमोरेंडम और आर्टिकल जब रजिस्टर हो गए 30 दिन के अंदर अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने मनी पेएबल कंपनी को जमा करवाने हैं। सब्सक्राइबर्स ने मनी पेएबल कंपनी को जमा, सब्सक्राइबर ने क्यों पैसे जमा करवाने होंगे? शेयर जो नहीं है, इनिशियल शेयर होल्डर जो बन गए, और अगर वो कंपनी को पैसे जमा नहीं करवाते उनको जो शेयर्स अलॉट किए गए थे वो कैंसल, उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से फारिग, एक्सक्लूड हो गए, वो अब कंपनी के मेंबर। ये बात समझ आ गई? कितने दिन में पैसे देने? 30 डेज। आगे चले। और विद इन 45 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपनी ने एक रिपोर्ट जमा करवानी है रजिस्ट्रार को कि सर हमने सारे मेंबर से पैसे वसूल पाए। इस रिपोर्ट को सर्टिफाई करेगा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यानी पहले क्या होगा, पहले तो जितने मेंबर्स हैं 30 दिन के अंदर अंदर वो कहेंगे सर मैंने 1000 शेयर खरीदे थे, 10 रुपए का शेयर, ये लीजिए 10,000 मेरे से। दूसरे जितने भी मेंबर्स हैं वो पैसे जमा करवा देंगे। कंपनी लिस्ट बना रही होगी, ये हमारे 50 मेंबर्स थे, फर्ज कीजिए 50 मेंबर्स थे, किस किस ने कितने शेयर एक्वायर किए, उसके अगेंस्ट किसके पैसे आ गए किसके नहीं आए, किसके पैसे आ गए किसके नहीं आए, ये सारी लिस्ट बना के कंपनी, ताकि पता चल जाए कि जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने पैसे जमा करवा दिया। पहले रजिस्ट्रार को नहीं देगी लिस्ट, पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास जाएगी।
30 दिन में पैसे वसूल कर लिए, अगले 15 दिन के अंदर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से जाके कहना है सर इसको सर्टिफाई कीजिए, चेक कीजिए सही है कि नहीं। ठीक है, चूंकि कंपनी लॉ में जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं ना, फाइनेंशियल जो पैसों का लेन देन, तो वो नॉर्मली कहा जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से इसको वेरीफाई करवा के लाए कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होगा वो देखेगा हाँ भाई ये मेंबर्स हैं, बैंक में पैसे आ गए हैं सारे जितने के शेयर्स थे, वो फिर सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ठीक है, विद इन 45 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार को सर्टिफिकेट जमा करवा दिया जाएगा। ये क्लियर? ये है स्टेटस मेमोरेंडम का। इसकी हेडिंग में से पता नहीं क्यों स्टेटस ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स लिखी हुई है कि अपने। बहरहाल स्टेटस का मतलब यही है कि बाइंडिंग है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कंपनी पे और मेंबर पे। ठीक है, ये थोड़ा स्टेटस से हटके मुझे लग रहा है कंसेप्ट, लेकिन बहरहाल इसी में उसने डिस्कस किया। विद इन 30 डेज क्या करना है मेंबर्स ने? मनी पेबल जमा करवानी है, और कंपनी ने विद इन 45 डेज क्या करना है? कंसेप्ट क्लियर ये वाला? आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन। अल्टरेशन का इफेक्ट क्या होगा? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अगर अल्टरेशन करवाते हैं, वो कहता है तो करवा लें, अल्टरेशन है तो वैलिड होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन से करवाइए। लेकिन कहते हैं एक ख्याल रखें, ये वो बात अब बता रहा है जो पहले उसने नहीं बताई। पहले क्या बताता रहा हमें कि मेमोरेंडम में अल्टरेशन करवानी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, आर्टिकल्स में अल्टरेशन करवानी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो। अब एक अजीब सा केस डिस्कस कर रहा है, कह रहा है अगर अल्टरेशन है ऐसी जिसमें किसी मेंबर की लायबिलिटी इंक्रीज की जा रही है तो वो अल्टरेशन वैलिड नहीं है, अनलेस कि जिस मेंबर की लायबिलिटी इंक्रीज की जा रही है वो एग्री करे इन राइटिंग। मेमोरेंडम या अल्टरेशन में कोई भी ऐसा चेंज जिससे किसी मेंबर को कहा जाए कि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, वो वैलिड नहीं है जब तक के वो मेंबर एग्री ना करे। फॉर एग्जांपल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, 5 मेंबर्स हैं, हर मेंबर की कितनी लायबिलिटी है कहां लिखी होगी? मेमोरेंडम में। किस क्लास में? लायबिलिटी क्लास में। सबकी है फर्ज कीजिए 10-10 लाख। 4 मेंबर्स ने मिलकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी, हो सकती है कि नहीं? कि हमारी लायबिलिटी होगी 1,000 और 5वें मेंबर की लायबिलिटी होगी 50 लाख। भाई स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो गई ना? होगी पास, वैलिड है? ला कहता है हालांकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी रूटीन के मुताबिक, लेकिन ये चूंकि इससे आप लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं मेंबर की, ये वैलिड नहीं है जब तक कि 5वां बंदा रिटर्न फॉर्म में एग्री ना करे। इसी तरह फर्ज कीजिए कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर, उसके आर्टिकल्स में लिख दिया गया एक शेयर होल्डर है मिस्टर है, उसके पास 10,000 शेयर है, लिखा गया सारे शेयर होल्डर ने मिलकर यह फैसला किया है, 90% शेयर होल्डर है, कि जो मिस्टर ए है ये कंपनी के 10 लाख शेयर मजीद खरीदेगा। 10 लाख शेयर, वो बेचारे के पास पैसे नहीं है इतने, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो गई। क्या ये स्पेशल रेजोल्यूशन वैलिड है? नहीं वैलिड जब तक के, तो लॉ यही कहता है कि अगर आप मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में ऐसी चेंज करते हैं जिससे किसी मेंबर की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या आप उसे मजीद शेयर खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो रेजोल्यूशन चाहे आप 3/4 मेजोरिटी के साथ क्यों ना पास करें, जब तक वो इंडिविजुअल एग्री नहीं करेगा वो वैलिड नहीं होगी। ये बात समझ आई? अच्छा समझ आई तो जरा रुक के मुझे बताइए, इससे मिलता जुलता कंसेप्ट हमने एक और पढ़ा था, हाँ, कि अगर किसी राइट्स इन वेरिएशन की वजह से कोई इफेक्टेड क्लास है तो जब तक उसके 3/4 इफेक्टेड क्लास का 3/4 अप्रूवल ना दे दे वो वैलिड नहीं होगी। उस वाली प्रोविजन में और इसमें क्या फर्क है? ये अब देखें 2-3 फर्क है। एक, वो बेसिकली राइट्स के लिए थे, ये लायबिलिटी पे फोकस करा है, प्राइमरी फोकस ये है, हालांकि उसमें भी राइट्स एंड लायबिलिटीज दोनों डिस्कस हुए थे, राइट,
लेकिन वो बेसिकली एग्जाम की केस स्टडी में जब वो पूछेगा तो वो राइट्स का जिक्र करेगा वेरिएशन वाली प्रोविजन में। यहां पे लाइबिलिटीज बढ़ाने की बात हो रही है, वहां पे राइट्स वेरी करने की बात हो रही है। दूसरा फर्क, वो पूरी की पूरी इफेक्टेड क्लास थी, क्लास ऑफ शेयर्स थे, इसमें नॉर्मली इंडिविजुअल की बात की जाती है। ठीक है कि इंडिविजुअल जो है उसकी आपने लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल इंक्रीज की, तो जब तक वो रिटर्न फॉर्म में नहीं कहेगा ये वैलिड नहीं होगा। ये प्रोविजन क्लियर हो गए? आगे चलते हैं। जी जी हाँ, लाइबिलिटी डिक्रीज भी की जा सकती है, लेकिन वो भी अगेन जो मेंबर है स्पेशल रेजोल्यूशन उसके लिए पास होगी। अब जाहिर है बाकी के अगर मेंबर्स एग्री करेंगे तो फिर उसकी लाइबिलिटी डिक्रीज की जाएगी। चार मेंबर ने चारों कहते हैं कि हमारी लाइबिलिटी वाली लाख से 50,000 हाँ तो कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हाँ अब सुने, ये थोड़ा ना प्रैक्टिस वाले साइड पे चले गए। जो बाहर के लोग होते हैं ना, क्राइटर्स वगैरह जिन्होंने लोन दिया होता है, जाहिर है उन्होंने लाइबिलिटी क्लास को देखकर लोन दिया होगा कि यार इन लोगों ने लाइबिलिटी ली है, वो ये एग्री करते हैं, उनसे करवाते हैं कि आइंदा जब कभी तुम लोग अल्टरेशन करोगे ना आर्टिकल्स में या मेमोरेंडम में, पहले हमें बताओगे, हमारी मंजूरी होगी तो फिर अल्टरेशन करोगे, वरना नहीं करोगे। ये एग्रीमेंट करते हैं। बल्कि नेक्स्ट चैप्टर 13 में ही हमें कंसेप्ट ये पढ़ेंगे कि सम टाइम ये कॉमन प्रैक्टिस है। मतलब कॉमन प्रैक्टिस का मतलब है अक्सर ऐसे होता है कि जब किसी बैंक से कोई हैवी लोन लिया जाता है ना, बैंक कहता है यार मुझे कैसे पता चलेगा, तुम मेरे लोन की धज्जियां उड़ा दो, अपनी याशी पे खर्च कर दो और मैं बाद में फिर देखता मरूं कि किससे लोन वापस लाएं किससे नहीं लेना। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक समटाइम्स कहते हैं हमारा एक बंदा एज डायरेक्टर अपनी कंपनी में लगवाएं जो हमारे इंटरेस्ट को वॉच करे, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नॉमिनी भी से कहते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर। तो वो जो बंदे लोन दे रहे होते हैं वो इतने मासूम नहीं होते कि लोन दे के घर जाके सो जाए, नहीं, वो नजर रखते हैं कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो अगर लाइबिलिटी डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, बैंक फौरन रखेगा लाइबिलिटी बाद में डिक्रीज करना, पहले मेरे पैसे मुझे वापस करो। वो कहेंगे नहीं सर हम डिक्रीज नहीं कर रहे, बेफिक्र हो जाए, उनका इरादा बदल जाएगा। जी जो शेयर लेगा मेंबर भी होगा, अगर 3/4 जो मेंबर जो अग्री नहीं भी करता तो 3/4 की बात मान जाएगी ना लाइबिलिटी में भी। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अगर वो मेंबर आपका इंडिविजुअल की बात है, वो मेंबर अग्री नहीं करता लाइबिलिटी में, तो फिर किस में बात करेंगे? देखिए अगर जो रेलिवेंट मेंबर है ना वो एग्री नहीं करता तो आप 3/4 छोड़ें, आप 99% मेंबर्स भी एग्री करवा लेना, वो रेजोल्यूशन वैलिड नहीं है, वो रेजोल्यूशन वैलिड नहीं होती। अच्छा आगे चलते हैं। अल्टरेशन इन एवरी कॉपी, जिस वक्त कोई मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में अल्टरेशन हो गई, उसके बाद वो अल्टरेशन जब भी उसके बाद कोई मेंबर आर्टिकल्स या मेमोरेंडम की कॉपी लेने के लिए आए, क्या उसे अल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी देनी चाहिए या पुराने आर्टिकल से? यही वो कह रहा खबरदार अगर किसी ने गलती से भी पुराने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की कॉपी किसी मेंबर को दी, अगर ऐसा हुआ ना, चाहे गलती से क्यों ना हो, हम हर ऐसे ऑफिसर को जिसने ये गलती की होगी और कंपनी को भी पेनल्टी लगाएंगे। क्लियर होगी ये बात? ये सिंपल। पेनल्टी के पैसे कहां? एससीसीबी के पास या रजिस्ट्रार के पास। फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये फॉर्म है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, उसका मॉडल आर्टिकल्स हैं गाइडेंस के लिए। गाइडेंस के लिए क्या आप डाउनलोड करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई करके भी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के आर्टिकल्स, मॉडल आर्टिकल्स कहां है? टेबल ए में, फर्स्ट शेड्यूल टेबल ए। और मॉडल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेबल बी में। इस तरह इसके बाद लिमिटेड बाय शेयर है तो लिमिटेड बाय गारंटी, उसके हालांकि उसके लिए अपने आर्टिकल जमा करवाना लाजमी है, लेकिन उस जो लोग कंपनी बनाना चाहते हैं उनकी गाइडेंस के लिए कमीशन ने भी एक मॉडल आर्टिकल्स बना के रखे हुए हैं और मेमोरेंडम, ताकि उनको आसानी हो बनाने में। हालांकि इनके लिए लाजमी है, लेकिन उनकी आसानी के लिए एक फॉर्मेट बना के दिया गया हुआ है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का। ये है टेबल सी में लिमिटेड बाय गारंटी। अगर शेयर कैपिटल है तो टेबल सी, अगर शेयर कैपिटल नहीं है टेबल डी। उलट चले हैं वही, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल सी और डी। लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल,
और अनलिमिटेड है तो, और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है तो ये ले। नहीं आगे कुछ नहीं है, बस आप बताइए, हमारे सिलेबस से बाहर है जी। ये क्लियर हो गया। अब जी बस टेबल लिख दीजिए, बस सिर्फ कंसेप्ट बताना था मेरे भाई, कौन सा मैं एग्जैक्ट छाप रहा हूँ, वो नोट्स में लिखा हुआ है। अब ऐसा कीजिए, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 जो हमारा चैप्टर 12 का आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ना है, और एंड पे पास पेपर का क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, और मुझे बताना है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं। जी रीडिंग आपने कर ली होगी, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। नहीं चलिए ये केस स्टडी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। करें स्पोर्ट्समैन फाउंडेशन गारंटी लिमिटेड has resolved to increase the liability of its member from 50,000 to rupees 500,000 by alteration of liability clause of memorandum of association. Could above alteration in memorandum of association be made binding on members? की जा सकती है, बाइंडिंग हो सकती है, प्रोवाइडेड कि हर मेंबर एग्री करे इन राइटिंग। रेजोल्यूशन से पहले भी कर सकता है, बाद में भी कर सकता है, लेकिन एग्री करना लाजमी है। अगर एग्री नहीं किया तो ये लाइबिलिटी उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। सिंपल जी। अगर 5 मेंबर हैं, सभी 500 की उसने 50,000 से 5 लाख करनी है, अगर 5 मेंबर्स है 500 की उसने 50,000 से 5 लाख करनी है, तो 5 एग्री करेंगे तो फिर हर एक की होगी। अगर 4 एग्री करते हैं कि एग्री नहीं करता तो क्या होगा, तो 4 की लाइबिलिटी 5 लाख हो जाएगी, 5वां जो एग्री नहीं करता उसकी 50,000 ही रहेगी। भाई जो एग्री हो गए वो तो कर लेना, जो एग्री नहीं हो रहा उसकी उतनी रहने दे। ये नहीं है कि सबकी 50,000 ही रहेगी, जो एग्री होता जाए उसकी लाइबिलिटी बढ़ाता जाए। जिनकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी उनको डिविडेंड ज्यादा मिला करेगा। नॉर्मली जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज होती है ये नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, और इसका डिविडेंड से ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, अच्छा वो एक पॉइंट है कि कंपनी शैल फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ रजिस्ट्रार। अगर वो 30 दिन पे पेमेंट नहीं करते जो मेंबर, ठीक है, तो देखें 30 दिन हमने सिर्फ इतना लॉ में इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन बाज़ औक़ात मेंबर कहते हैं सर हमें 30 दिन में हमारे पैसों का इंतजाम नहीं हो सका, हम भागदौड़ कर रहे हैं, हमें 30 दिन और दे दीजिए। तो उनको 30 दिन मजीद देने हैं या नहीं देने, या उनके जितने पैसे हैं उन्हीं पे उतने ही शेयर दे दें, ये सारे मसले फिर हम रजिस्ट्रार के साथ डिस्कस करते हैं। रजिस्ट्रार हमें फिर जो डायरेक्शन देता है उसके मुताबिक काम करते हैं, ठीक है जी। चैप्टर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने पास पेपर के क्वेश्चन भी साथ साथ करते रहे और कुछ केस स्टडीज भी करते रहे, लेकिन याद रखिए सिर्फ इतनी केस स्टडीज पास नहीं है, सफिशिएंट नहीं है पास होने के लिए, सफिशिएंट नहीं है, हमें मजीद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं 3 चैप्टर कम से कम हमारे कंप्लीट हो जाएं। मैनेजमेंट वाले चैप्टर में ज्यादा कंसेप्ट्स हैं केस स्टडी के लिए, तो उसमें हम केस स्टडी की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे। आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है, ये नहीं समझना कि ला समझ आ रहा था बहुत इजी है, नहीं, केस स्टडी डिसाइड करेंगे। अगर हमें केस स्टडी समझ आ रही है फिर हम कह सकते हैं ला इजी है। अगर अब पढ़ने में तो हमें इजी लग रहा है लेकिन केस स्टडी सॉल्व नहीं हो रही, तो इसका मतलब ला हमारे लिए अभी पास करना मुश्किल है। नेक्स्ट हम चैप्टर 30 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा एक चीज और, जो लॉ की बुक है वो मैंने कल बताया था आपको, पब्लिशिंग के लिए भेज दिया है, वो 1-2 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगी, अवेलेबल होगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि तब तक हमारा लर्निंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो, तो आपको जो नोट चैप्टर हैं उसमें मैंने इतना मटेरियल कि हमारे 3 लेक्चर के लिए सफिशिएंट हो वो प्रोवाइड कर दिया है। आप नोट कर लीजिए, जब बुक आएगी तो आप उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो भी आपका रिटर्न मटेरियल होगा आपने कन्वर्ट कर लेना। अभी चैप्टर 13 सिर्फ इंट्रोडक्शन, कुछ नहीं, गपशप सिर्फ, चाहे तो आप ये चैप्टर क्लोज करने कोई मसला नहीं है। मुझे बताइए कि एक कंपनी को जो लोग रेगुलेट करते हैं वो एक्सटर्नल पार्टीज भी होती हैं, विद इन द कंपनी भी होती हैं। आउटसाइड पार्टी कौन सी होती हैं? कोर्ट, कमीशन, रजिस्ट्रार, जो हम पढ़ चुके हैं। कहां वाला? चैप्टर 11 में। कुछ पार्टीज इंटरनल होती हैं, जैसे शेयर होल्डर्स, जैसे डायरेक्टर्स। अच्छा, इंटरनल और डायरेक्टर्स के अलावा भी होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। इंटरनल पार्टीज में मुझे बताइए, जिन लोगों ने कंपनी को मैनेज करना है उनमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता होगा भला? डायरेक्टर्स का। मैनेजमेंट एक जनरल वर्ड है,
मैनेजमेंट में हर वो बंदा जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व आ जाता है, वो डायरेक्टर भी आ जाते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी आ जाता है, वो कंपनी सेक्रेटरी भी आ जाता है, वो शेयर रजिस्ट्रार भी आ जाता है, ठीक है, वो कोई एजेंट्स वगैरह है अगर अपॉइंट किया हमने वो भी आ जाते हैं, चेयरमैन ऑफ बोर्ड वो भी, ये जनरल वर्ड है मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हम ये सारे जो मैनेजमेंट में लोग इन्वॉल्व है वो पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर का 80% पोर्शन रिलेट करता है डायरेक्टर से, तकरीबन 15% हिस्सा रिलेट करता है चीफ एग्जीक्यूटिव से, और बाकी का जो 5% है ये दूसरे लोगों से रिलेट करता है, जैसे चेयरमैन ऑफ बोर्ड, जैसे शेयर रजिस्ट्रार, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, और एजेंट्स वगैरह होते हैं सोल एजेंट्स, उनसे। तो इसीलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टर से। भाई डायरेक्टर कौन लोग होते हैं? ये वो लोग हैं जिनको मेंबर्स या शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, किस लिए? ताकि वो मैनेजमेंट का काम संभाले, चलाएं। इनको इंडिविजुअली कहते हैं डायरेक्टर और कलेक्टिवली कहते हैं बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप हो, उसमें इंडिविजुअली हर बंदे को कहेंगे ये पार्टनर है, लेकिन कलेक्टिवली कहा जाता है फर्म है, कोई बोर्ड। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है, कहता है आपने सुना नाम में क्या रखा है? वो यहां कहता है नाम में कुछ नहीं रखा, अगर कोई बंदा अपॉइंट हुआ है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, उसका नाम डायरेक्टर नहीं भी है, फिर भी वो डायरेक्टर होगा। सम टाइम ऐसा होता है कि किसी बंदे के नाम में डायरेक्टर लगा होता है लेकिन वो डायरेक्टर नहीं होता। फिर से सुन लीजिए, कहता है हर किसी के नाम में, ये डायरेक्टर्स कौन लोग हैं? जो अपॉइंट किया किसने? मेंबर्स ने, ठीक है, और ये बिजनेस को चलाएंगे। बाज औकात किसी के नाम में लफ्ज डायरेक्टर लगा होता है लेकिन वो डायरेक्टर नहीं होता। बाज औकात किसी के नाम में पोजीशन में डायरेक्टर नहीं होता लगा होता, लेकिन वो डायरेक्टर होता है। एग्जांपल सुनिए, इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एक बंदे को अपॉइंट किया हेड, ठीक है, उसका नाम रख दिया डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स, पोजीशन का नाम रख दिया। अच्छा, अपॉइंट कौन कर रहा है? मेंबर नहीं कर रहे, डायरेक्टर्स कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? क्या उसे डायरेक्टर कहेंगे? इसी तरह बात का आपने सुना होगा आईटी डायरेक्टर, ठीक है, वो क्या? रिसर्च डायरेक्टर। पोजीशन के साथ लफ्ज डायरेक्टर आ जाने से कोई बंदा डायरेक्टर, लीगली डायरेक्टर वो होगा। अच्छा, एक और सुना, सम टाइम, बल्कि अक्सर इसी तरह होता है, सम टाइम अक्सर डायरेक्टर्स किसी एक बंदे को अपना आगे फर्दर अपने बिहाफ पे काम करने के लिए अपॉइंट कर लेते हैं, यानी काम सारे वो वही करेगा जो डायरेक्टर्स ने करने थे। उसे कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। लॉ कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव अगर तो डायरेक्टर में से ही है तो वो डायरेक्टर है, लेकिन अगर चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अलावा कोई बंदा है तो वो चूंकि डायरेक्टर की पोजीशन को रिप्लेस कर रहा है, एक तरह से उनका एजेंट उनके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो हालांकि उसके नाम में डायरेक्टर नहीं आ रहा, लेकिन हम उसे एज्यूम करेंगे वो डायरेक्टर है, एज्यूम करेंगे डायरेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर वो बंदा डायरेक्टर होगा जिसे मेंबर्स ने अपॉइंट किया, या डायरेक्टर्स ने आगे अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को कहा कि आप काम चलाएं, वो डायरेक्टर होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम में डायरेक्टर नहीं है, लेकिन वो एज्यूम किया जाता है कि इसी तरह कुछ पोजीशन टाइटल्स ऐसे होते हैं उनके नाम में डायरेक्टर आ रहा होता है, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, लेकिन वो डायरेक्टर नहीं होते। तो हमने डायरेक्टर के लफ्ज पे नहीं जाना, लीगली देखना कि कोई पर्सन डायरेक्टर है कि नहीं। ये बात समझ आई? अब वो कहता है डायरेक्टर और मेंबर का रिलेशनशिप क्या है। अगर डायरेक्टर और मेंबर का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना चाहे, दो अल्फाज हैं, फिड्यूशरी, एजेंट। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब है ट्रस्ट का रिलेशनशिप। ट्रस्ट के दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर अटमोस्ट इंटरेस्ट करती है, बेतहाशा इंटरेस्ट करती है, एक तरह से अंधा एतमाद करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। जैसे वालदैन बच्चों पे या बच्चे वालदैन पे,
फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। कहता है उसी तरह देखे मेंबर ने अपनी सारी उम्र की कमाई डायरेक्टर्स को पकड़ा दी कि भाई ये लीजिए अब आप बिजनेस चलाएं, तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप डेवलप हुआ कि नहीं? अटमोस्ट ट्रस्ट का रिलेशनशिप डेवलप हुआ कि नहीं? यह है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। लेकिन अब डायरेक्टर की भी जिम्मेदारी है कि वो किसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे, अपने बेस्ट इंटरेस्ट में के मेंबर्स के। बाद का ऐसा होगा वो कहेंगे अच्छा एक बंदे की जरूरत है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में या रिसर्च डिपार्टमेंट में या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, मेरा कजन है बेरोजगार है, उसको लगा दे। हालांकि उसे आता जाता कुछ नहीं, उसको लगा देते हैं। क्या ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के मुताबिक काम हुआ? वो कहेगा, डायरेक्टर कहेगा अच्छा मेरा भाई है उसकी कंपनी है, अब हमें रॉ मटेरियल चाहिए, मैं डायरेक्टर हूं, फैसला मैं करूंगा रॉ मटेरियल किससे खरीदना है। मार्केट में रॉ मटेरियल 100 रुपए यूनिट के हिसाब से मिल रहा है, मैं ऐसा करता हूं कॉन्ट्रैक्ट अपने भाई को देता हूं 150 रुपए यूनिट के हिसाब से, 150। क्या ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है? क्या इसने बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स में काम किया? नहीं। इस सिचुएशन को हम कहेंगे डायरेक्टर लैक्स फिड्यूशियरी बिहेवियर, और इसके ऊपर लॉ कंप्रोमाइज नहीं करता, बड़ी सख्त सजा कहता है। एक तो उस बंदे ने आप पे एतमाद किया और आप उसी को धोखा दे रहे हैं, इसके ऊपर लॉ कहता है इसके ऊपर तो मैं ऐसी पेनल्टी आपको लगाऊंगा कि आप किसी और कंपनी में भी हो सकता है डायरेक्टर ना बन सके कभी। ठीक है, ये है फिड्यूशियरी। और एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट का मतलब कि डायरेक्टर एजेंट है मेंबर। एजेंट क्या होता है? जो किसी की सेक्शन पे काम करे। अब मेंबर और डायरेक्टर में से एजेंट कौन है? प्रिंसिपल। अच्छा, जिसकी इंस्ट्रक्शन पे काम किया जाता है होता है प्रिंसिपल, और जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। इस रिलेशनशिप में मेंबर्स कौन है? डायरेक्टर्स कौन है? डायरेक्टर्स को किसके इंस्ट्रक्शन में काम करना चाहिए? तो क्या डायरेक्टर हर रोज सुबह ऑफिस में आके इंस्ट्रक्शन लेंगे मेंबर से, सर कैसे काम करना है? सारी इंस्ट्रक्शन कहां लिखी होंगी? आर्टिकल्स। तो क्लियर हो गया। ये डायरेक्टर का सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था। कल इंशाल्लाह हम इसके कुछ टेक्निकल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद है कि केस स्टडी भी कल हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टर का। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।